तो आज इकोनॉमिक सर्वे को टेबल्ड किया गया लोकसभा के अंदर और उसके बाद ये बजट की प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू है। आज बजट सत्र भी शुरू हुआ। आज देश की महामहिम ने दोनों ही सदनों के एक जॉइंट सेशन किया। उसके बाद देश की तरक्की और देश में अर्थव्यवस्था में सरकार ने कैसे कैसे काम उठाए, सरकार की योजनाओं पे, सरकार के कामकाज पे अपना एक भाषण दिया, अपनी एक बात रखी देश के सामने। और कल निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं वो अपना बजट रखने वाली हैं। खैर, इससे सिलसिले से आज हम पहले थोड़ा रूबरू हो जाते हैं इस आर्थिक सर्वे को लेकर। और मेरे सहयोगी प्रकाश मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो आपको इस पूरी सीरीज़ के साथ हमारे साथ रहे और उन्होंने चरणबद्ध तरीके से आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब हम बहुत दूर नहीं हैं, वैसे मैं जैसे कह रहा था कि टेक्निकली हम 24 घंटे भी दूर नहीं है बजट से। ठीक उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये सरकार के रोड मैप की दिशा को काफ़ी हद तक तय करता है। सरकार अपना बजट, अपनी योजना बनाती है, वो कल बताएगी। लेकिन इससे पहले किस किस चीज़ों को सरकार कंफर्ट लेवल है, किस पर डिस्कम्फर्ट लेवल है, उससे काफ़ी हद तक इकोनॉमिक सर्वे में कंपाइल करके आपके सामने रखा जाता है। प्रकाश, जरा मेरे को आप सिलसिलेवार तरीके से ये बता सकते हैं कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा क्या था, और मैं तो नहीं बोलूँगा बुरा, बल्कि मैं ये बोलूँगा चिंता क्या थी? देखिए, जो इस बजट का थीम है वो अमृत काल है, जो कि सरकार का भी थीम है, जिसके हिसाब से सरकार 2047 तक आत्मनिर्भर बनना चाहती है पूरी तरीके से। इकोनॉमिक सर्वे में दो हिस्सों को कवर किया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसकी शुरुआत इस बात से की जाती है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेज़ी देखने को मिली है और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर 9.3% तक हो गया है। ये जो स्थितियां रही हैं उसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में अगर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 6.5% पर दिख रहा है और एक रेंज की बात करें तो 6 to 6.8% के आसपास है। इसके अलावा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 11% का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% का है। इन सब के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको कि फोकस किया सीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्सेस में जो कटौती की गई उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 20 सालों के मुकाबले इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी मजबूती देखने को मिली है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इस मद में जो रिफॉर्म्स हुए हैं यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेज़ी आई है। जो पीएलआई स्कीम्स है वहाँ पे कंपनियाँ काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं और आने वाले दिनों में इसका काफ़ी सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसका पूरा फ़ायदा अभी तक इकोनॉमी को नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स रहे हैं जिसने एक तरीके से डिटरेंट का काम किया है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की रफ्तार में, उसका पूरा फ़ायदा अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जब क्रूड की प्राइसेस लगभग कंट्रोल में हैं, कमोडिटी के प्राइसेस भी कम हो रही हैं, वैश्विक मंदी के जो हालात दिख रहे हैं उसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है और इसका फ़ायदा 2023 में आगामी वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिल सकता है। ये इसका एक सकारात्मक पक्ष दिखाया गया है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इस पर सरकार का ये मानना है और इस आर्थिक सर्वे में भी इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि महंगाई एक चुनौती तो है, लेकिन 2022 में महंगाई ने जितनी चुनौती खड़ी की 2023 में अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। इसके कई फैक्टर्स गिनाए गए हैं। इन सब के बीच में आने वाले समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती भरा दिन हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जो रिफॉर्म से जुड़े फैसले लिए हैं उसका असली फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जहां तक कैपेक्स का सवाल है, सरकार जो है कैपेक्स ड्रिवन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहती है और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच में यही एक माध्यम दिखता है जहां पे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। उस पर सरकार का जो फोकस है वो लगातार बना रह सकता है और कल जो बजट पेश होगा उसमें भी हम इसकी झलकी देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंकों के एनपीए में गिरावट आई है और जो क्रेडिट रेशियो अगर आप देखें, जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 20 साल से उसमें सबसे तेज़ मजबूती देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये इसका सकारात्मक पहलू है। एनपीए में गिरावट है और क्रेडिट फ्लो में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो तमाम चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है।
और इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कहा गया है कि इन सब के बीच में जो मेजर इकोनॉमी है उसमें भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर आने वाले 10 सालों तक ये स्थिति हम देख सकते हैं। ठीक है प्रकाश, आपने काफ़ी मेहनत से इसको पढ़ा भी होगा और आपने अलग अलग तरीके से इसको बांट के बताया कि चिंता क्या है और सरकार का कंफर्ट लेवल क्या है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। अगर कुछ पूछना होगा तो हम आपके पास वापस ज़रूर लौटेंगे। माधवी अरोड़ा जी हैं जो कि लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं और एमके ग्लोबल में काम है, और साथ ही मेरे साथ मैथिली मैम हैं जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं ET Now की। मैथिली मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका आर्टिकल और आपके बारे में हम कई बार सुनते और समझते थे, आज आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने टाइम निकाला, अच्छे से आपसे बात होगी। और माधवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी समय निकाला हमारे लिए। और इसका इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली वे नंबर्स है, बट नंबर्स के पीछे का जैसे कहते हैं ना हम मार्केट के लोग हैं तो भाव और भावनाएं, तो भाव तो आपको दिख रहा है, भावनाएं क्या है इस बजट के से पहले और इकोनॉमिक सर्वे में, ये बार ज़रा समझना है। मैथिली मैं शुरू करता हूँ। बहुत सारे मैं आपके सामने ना टर्म्स रखूँगा, आप मेरे को ये बताइएगा, आप एक भी चुन सकते हैं, इसमें से दो भी चुन सकते हैं जो आपको लग रहा है कि इस फ्रंट पे गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट GDP, सेकेंड कैपेक्स, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इन्फ्लेशन, फिफ्थ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेवंथ फिस्कल डेफिसिट, और एक लास्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेडिंग डेफिसिट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप अच्छे से बात रखना चाहते हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये मस्ट बी कंसीडर वाला पॉइंट है? ये देखिए, आपने मुझे चॉइस दिया तो फिर धन्यवाद। पहली बात तो धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। और जैसे आपने मुझे चॉइस दिया तो मैं दो चूज करूंगी, एक नहीं। एक है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है ट्रेड। ये दोनों समस्याएं सरकार के सामने बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। जैसे हम एक अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप नहीं कह सकते, डेवलपिंग कंट्री है, तो इस वजह से हमारे देश में जिस तरह से बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा समस्या है, क्योंकि लोगों के पास जब तक इनकम ना हो तो ना तो उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी ना कि वो डिमांड होगा जिस वजह से सरकार और देश में आगे ग्रोथ हो सकता है। तो उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे प्रकाश ने आपको बताया, ये CAD जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कहते हैं, वो उसका मामला भी बहुत गंभीर हो गया है। पिछले क्वार्टर में, अगर सितंबर क्वार्टर में देखें, ये 4.4% ऑफ GDP था, और हम डेंजर मार्क समझते हैं, 2% से ज्यादा होने से हम डेंजर मार्क समझते हैं। तो ये CAD जो है बहुत गंभीर समस्या है। तो मैंने बोला, आपने मुझे चॉइस दिया तो मैंने एक के बजाय दो चुन लिया था। आपने एक के बजाय दो बताए। अब मैथिली मैम, मैं एक चीज़ आपसे और ज़रा पता करना चाहता हूँ, आपने दो चिंता तो बता दी, लेकिन सरकार का कंफर्ट फैक्टर आपको किस जगह पर दिखता है, वो भी जरा आप नोटिस करके बताइएगा। ये सरकार का कंफर्ट फैक्टर आपको ग्रोथ में दिखता है, जहाँ पे सरकार PLI जैसे एक्सपेरिमेंट कर रही है और शायद बजट में और करे? हाँ जरूर, ग्रोथ एक बहुत ही कंफर्टिंग फैक्टर है कि बाकी देशों के मामले में अगर हम देखेंगे तो भारत का ग्रोथ काफी ऑप्टिमिस्टिक और हैप्पी इनकरेजिंग हम कह सकते हैं। इस साल तो जैसे हमने 7% बोला है, और एडवांस एस्टिमेट्स ने भी 7% बोला, 7% बोला है, इकोनॉमिक सर्वे में भी 7% बोला है, और आगे जाते हुए अगले साल के लिए 6 से 6.8% बोला है, और बेस केस में सबसे नीचा का जो केस है वो 6.5% देखेंगे बोला है। तो अगर आप देखेंगे कि पूरी संसार में IMF, वर्ल्ड बैंक सभी ने बोला है कि एडवांस कंट्रीज जो हम कहते हैं बहुत अमीर देश हैं, वहां पे भी स्लो डाउन होने वाला है। तो इस मुताबिक अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ एक बहुत ही कंफर्टिंग फैक्टर है। और साथ के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट, माने कि ये तो हम जरूर मानते हैं कि थोड़ा हाई साइड है, लेकिन इस सरकार ने काफी फिस्कल प्रूडेंस जो हम कहते हैं, काफी सोच समझ के खर्चा किया है, और खासकर एक्सपेंडिचर के मामले में वो कैपेक्स माने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा खर्च किया और कंजम्पशन में कम। तो इस वजह से हम कहते हैं दो कंफर्टिंग फैक्टर्स, जैसे मैंने बोला दो डिस्करेजिंग फैक्टर्स हैं, दो कंफर्टिंग फैक्टर्स ये हैं, एक है ग्रोथ और दूसरा जो है कि उनका फिस्कल पोजीशन इतना भी गंभीर नहीं है जैसे हम सोचेंगे काफी एडवांस नेशंस में है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस कर दिया और सरकार के लिए भी आसान कर दिया, हमारे लिए तो खैर आसान कर ही दिया आपने ये बता के कि अच्छा ये दो बुरी चीज़ें हैं और ये दो अच्छी चीज़ें, इसमें सरकार का कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट आता है। माधवी, मैं अब आपके पास आता हूँ। एक और पॉइंट है जिस पर सरकार ने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा, हमारा ही कहना नहीं है,
सरकार का खुद से पॉइंट है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि रुपये को थोड़ा मैनेज करना होगा अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और अगर ग्लोबल सिचुएशन वापस से थोड़ी ख़राब होती है तो रुपये को मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि डॉलर का इनफ्लो थोड़ा कम है और रिसेंटली हमने देखा कि हमारे रिजर्व्स भी थोड़े लो हो गए थे। तो आपको लगता है कि सरकार मैनेज कर लेगी इस रुपये वाली सिचुएशन को? आई थिंक सी लास्ट ईयर मतलब FY23 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज व्हाट मैटर्स फॉर द रुपी इन दी एंड, आपका कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों मैटर करते हैं रुपी की मूवमेंट के लिए। FY23 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलमोस्ट 3% के ऊपर ही था, एंड FY24 में शायद थोड़ा सा बेहतर होगा, अज्यूमिंग दैट कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे टू सम एक्सटेंट, और हमारी इंपोर्ट डिमांड भी कम होगी, अज्यूमिंग हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ ऑल्सो कम्स अप। सो द ब्रॉड एक्सपेक्टेशन इज दैट कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली नैरो ही होगा गोइंग अहेड, बट फिर भी उतने करंट अकाउंट डेफिसिट को फंडिंग का इशू तब भी रहेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम इंडिया इज स्टिल नॉट गिविंग अ वेरी हाई स्प्रेड अगेंस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ गिविंग अस अ कैरी कि दूसरे देश के इन्वेस्टर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट करके एक्चुअली हेल्दी रिटर्न्स कमा सके। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितना करंट अकाउंट डेफिसिट कम भी हो, उसका फंडिंग का इशू तब भी रहेगा। सो रुपये पे प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस वट एवर सेड एंड डन, पिछले साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट आया था विच इज क्लोज टू अराउंड 6.6% ऑफ GDP, उसका फंडिंग काफी आराम से हो गया, पार्टली बिकॉज एज यू राइटली मेंशन्ड कि कॉर्पोरेट्स एंड हाउस होल्ड सभी के पास एक्सेस सेविंग्स थी और वो कहीं ना कहीं सरकार की फंडिंग में मदद करी। मगर अगले साल दैट इज FY24 when things turn around a little bit, even with a lower fiscal deficit, फंडिंग प्रेशर शायद रह सकता है, बिकॉज सेविंग्स एलोकेशन दोबारा से द पूल ऑफ सेविंग इटसेल्फ विल श्रिंक, एंड दैट विल आल्सो प्रेशर योर करंट अकाउंट डेफिसिट इन सम फॉर्म और द अदर। सो ट्विन डेफिसिट का जो प्रॉब्लम इंडिया ने पहले भी फेस किया है, उसके ट्रेसेस अभी तक हमारे स्ट्रक्चरली हमारे देश में है, विच ऑल्सो मीन्स कि रुपये पे प्रेशर एक्चुअली इन द मीडियम टर्म वैसे ही रहने वाला है। ऑफ कोर्स recent months में हमने डॉलर का वीकनेस देखा है अगेंस्ट its own developed peers, because the world is expecting that Fed will now sort of stop its rate hike after tomorrow, and other developed markets will continue to hike rates. तो उस जो डॉलर की वीकनेस की वजह से काफी इमर्जिंग करेंसीज को जो बेनिफिट मिला है, रुपी also has gained out of that. But of course we have had our own internal issues which has impacted the equity markets and equity flows. मगर हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में रुपी को थोड़ा रेस्पाइट मिले, मगर मीडियम टर्म देखा जाए तो वो ट्विन डेफिसिट का जो पेन है वो कहीं ना कहीं रुपी पे भारी पड़ेगा आगे जाके भी। अच्छे से डिटेल से हमको एक पूरा मैटर भी समझाया। मैथिली मैम, 1 मिनट में आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक्चुअली इस बार ठीक बजट से पहले, जो कि अब 24 घंटे भी दूर नहीं है, हम सोचते हैं कि सरकार 3 C's पे काम करेगी। फर्स्ट C इज़ कंजम्पशन, सेकेंड C इज़ कैपेक्स, एंड थर्ड C जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ कॉल्ड कैपिटल टैक्स। तो इन 3 C's पे शायद गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होगा। मैं इस इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ इतना आपसे समझना चाहता हूँ कि सरकार कैपेक्स करना तो चाहती है, लेकिन सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट्स के टारगेट को मीट नहीं कर पाती है। ग्रोथ के इंजन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जहाँ से पैसा एक्चुअली लेके आना है वो वहाँ से पूरा नहीं आता, इसलिए ट्रेजरी पे लोड आता है। ये कब क्लियर होगा, या माइंडसेट कैसे क्लियर होगा? ये से देखिए, जब होगा जब सारे हम भारतवासी अपना टैक्स, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स सभी अपना टैक्स पूरी तरह पे करें। अगर हम देखेंगे बाकी देशों की तुलना में भारत का टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो काफी लो है। एडवांस कंट्रीज के बारे में नहीं कह रही मैं, इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में ही बात कर रही हूँ। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो कभी 10-12% से ज्यादा नहीं बढ़ा। तो जब तक सरकार को, जब हम पूछ सकते हैं सिटीजन्स, हम जरूर सरकार से पूछ सकते हैं कि आप ये टैक्स का पैसा क्या कर रहे हो, वो हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो हम अनफॉर्चुनेटली हम देशवासियों का ये प्रैक्टिस है, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, जो भी कहो, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो
कभी इतना बड़ा नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अगर हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए खर्च करे, रोड बनाए, सड़क बनाए, पुल बनाए, तो हमको ये भी अपनी तरफ से जो ड्यूटी है वो भी करना चाहिए। तो सरकार तभी कैपेक्स कर पाएगी जब हम सारे भारतवासी, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल सभी अपनी टैक्स ठीक तरह से पे करें। और सरकार की तरफ से ये है कि वो पे करने की जो प्रोसीजर्स हैं, वो जो डिस्प्यूट के बारे में सेटलमेंट है, उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें ताकि जो लोग टैक्स पे करना चाहते हैं वो आराम तरीके से पे करें। तो इसीलिए कैपेक्स हो सकता है। तो जीएसटी के बावजूद अभी जो हमने देखा है टैक्स इंप्रूवमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं और डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। एक, क्योंकि जीएसटी में जो होता है ये ऑडिट ट्रेल छोड़ता है, तो जो आदमी पहले टैक्स नहीं पे करता था और जो अपना इनकम कम दिखाता था वो अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम सरकार से अगर हम ये पूछते हैं कि आप हमारा टैक्स का पैसा से क्या कर रहे हो, तो हमारी तरफ से ये ड्यूटी है कि हम अपना टैक्स हर इंडिविजुअल, हर कंपनी ठीक तरह से पे करे और तभी वो कैपेक्स कर पाएगा, ताकि देश की जब भी इन्वेस्टमेंट होगा, कैपेक्स होगा और तभी देश में इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, ये सब हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर होना चाहिए कैपेक्स। मैं कंजम्पशन के बारे में इतना नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से कैपेक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टमेंट लेज द फाउंडेशन फॉर ग्रोथ। कैपेक्स जो है वो इनडायरेक्ट है, जितना कंजम्पशन होगा तो उसके बावजूद कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन अगर कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों साथ मिला के कैपेक्स करेंगे तो फिर ग्रोथ का जरूर फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव असर होगा। कैपिटल गेन्स के बारे में आपने बोला, यस, कैपिटल गेन्स टैक्स में जो अनोमलीज हैं, माने जैसे कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, घर में इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, अलग अलग एसेट के बाद के लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड बोला है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए लायबल हो, और उसके बावजूद रेट में भी फर्क है। तो हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि कैपिटल गेन्स टैक्स में जो अनोमलीज है होल्डिंग पीरियड में और रेट में, उसको भी हटा के एक यूनिफॉर्म होल्डिंग पीरियड और यूनिफॉर्म टैक्स रेट करें। आई नो मार्केट वाले खुश नहीं होंगे इससे, लेकिन मेरे ख्याल से जो अनोमलीज है जितना हम कम करें उतना अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका ये एडवाइस के लिए भी और ये सजेशन के लिए भी और अच्छे से एनालिसिस करने के लिए भी, और साथ ही माधवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आपको सीधा ले चलते हैं चौपाल। असल में सेक्टर्स को लेकर अलग अलग बातें हो रही है, उस बैठक में क्या हो रहा है आर्थिक, राजनीतिक और अर्थतंत्र को लेकर अलग अलग शहरों में, आइए आपको चौपाल दिखाते हैं। बजट विशेष की चौपाल पे आज हम हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मरीन ड्राइव पे। आप पीछे मेरे नज़ारा देख सकते हैं शानदार मरीन ड्राइव का, और मेरे साथ बातचीत के लिए अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, रियल एस्टेट, बैंकिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईबीसी। तो इन एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में किन चीज़ों को और शामिल किया जाना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं इनकी अपने अपने सेक्टर से। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपने काफ़ी रिसर्च की है, तो क्या और इंसेंटिव देने की ज़रूरत है? तो देखिए, लास्ट ईयर जैसे दिसंबर 2022 में करीबन 10 लाख ईवी व्हीकल्स का सेल हुआ था। तो वो कॉन्टेक्स्ट में फेम 2 जो 2024 मार्च के एंड में एक्सपायर होगा, हमें लग रहा है कि वो एक्सटेंड होना चाहिए।